नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती से दूसरी इकाई और उसमें से 5वां लेसन ईमानदारी की प्रतिमूर्ति यह लेकर आई हूँ, जिसे सुनील शास्त्री जी ने लिखा है। अब ये सुनील शास्त्री जी कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे थे। लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। आइए हम सुनील शास्त्री जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इनका परिचय। इनका जन्म 1950 में हुआ। इनका परिचय: सुनील शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के पुत्र हैं। आप एक राजनेता के अलावा कवि और लेखक भी हैं। आपको कविता, संगीत और सामाजिक कार्यों में विशेष लगाव है। सामाजिक आर्थिक बदलाव पर अपने विचारों को आप पत्र पत्रिकाओं में व्यक्त करते रहते हैं ना। ये एक तरीके से मतलब जो इनके सामाजिक कार्य, आर्थिक जो भी बदलाव के ऊपर इनके जो विचार रहते हैं उसके ऊपर ये पत्र पत्रिकाओं में अपने जो भी विचार है उनको व्यक्त करते रहते हैं। अर्थात ये एक अच्छे लेखक हैं। प्रमुख कृतियाँ: लाल बहादुर शास्त्री, मेरे बाबूजी, यानी शास्त्री जी के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है और इस पुस्तक का अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ है। अब हम गद्य से संबंधित देख लेते हैं कि प्रस्तुत संस्मरण में, अब ये जो लेसन है ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, ये क्या है? संस्मरण, यानी किसी के याद में लिखा गया है। तो यहाँ पे सुनील शास्त्री जी ने इसे अपने पिता लाल बहादुर शास्त्री जी के याद में लिखा हुआ है ना। तो प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई, पर दुख कातरता आदि गुणों को बड़े अच्छे ढंग से उजागर किया है ना। दूसरों के दुख में दुखी होना वगैरह, इन सब गुणों को अच्छे से दिखाया है, इसमें उजागर किया है। अब हम इसको पढ़ते हैं, शुरुआत कर लेते हैं इसकी। देखिए, हमारे जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा। हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा, यानी कोई कमी कभी बाबूजी के रहते नहीं देखी। उनके न रहने के बाद जो कुछ मुझ पर बीता वह एक दूसरे तरह का अभाव था कि मुझे बैंक की नौकरी करनी पड़ी। वे बोले, जब बहादुर शास्त्री जो है उनकी जब डेथ हो गई तो उनके बाद में जो है लेखक को अर्थात सुनील शास्त्री को कुछ तरह का अभाव जीवन में आया, जिसके अंतर्गत उन्हें बैंक में नौकरी करनी पड़ी। लेकिन उससे पूर्व बाबूजी के रहते में जब जन्मा था तब वे उत्तर प्रदेश के पुलिस मंत्री थे। यानी जब सुनील शास्त्री का जन्म हुआ तब लाल बहादुर शास्त्री जो है उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री थे। और पुलिस मंत्री उस समय जो है गृह मंत्री को कहा जाता था, होम मिनिस्टर, है ना। उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था, गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर। इसलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास ये छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। यानी उनका कहना ऐसा था कि मेरे पिता जो है गृह मंत्री है तो हमारे पास एक बड़ी सी आलीशान गाड़ी होना चाहिए। अब बाबूजी प्रधानमंत्री हुए तो वहाँ जो गाड़ी थी वह थी इम्पाला शेवरलेट। उन्होंने कहा, जब बाबूजी प्रधानमंत्री बन गए तो उनको ये गाड़ी मिली, कौन सी? इम्पाला शेवरलेट मिली। उसे देख देख बड़ा जी करता कि मौका मिले और उसे चलाऊं। यानी सुनील जी का बड़ा जी करता कि मैं उसे चलाऊं। प्रधानमंत्री का लड़का था, कोई मामूली बात तो नहीं थी। सोचते विचारते, कल्पना की उड़ान भरते एक दिन उन्हें मौका मिल ही गया। धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई थी ऑर्डर देने की, यानी दूसरों को सूचनाएं देने की, आदेश देने की, है ना। उनको अब आदत होने लगी थी, क्योंकि वे कौन थे? प्रधानमंत्री के पुत्र थे। हमने बाबूजी के निजी सचिव से कहा, सहाय साहब, यानी उनके जो निजी सचिव है, पर्सनल सेक्रेटरी है, उनका नाम था सहाय साहब, ठीक है। उन्होंने कहा उनसे कि जरा ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेकर रेजिडेंस की तरफ आ जाए, यानी घर की तरफ आ जाए, है ना। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। अब 2 ही मिनट में वो गाड़ी आ गई वहाँ पर। अनिल भैया ने कहा, मैं तो इसे चलाऊँगा नहीं, तुम ही चलाओ। तब सुनील बोले, मैं आगे बढ़ा, ड्राइवर से चाबी मांगी और उनको बोला, तुम बैठो, आराम करो, हम लोग वापस आते हैं अभी, यानी कहीं जाकर और आते हैं, है ना। गाड़ी ले हम चल पड़े। अब उन्होंने कहा, हम गाड़ी लेकर चल पड़े। क्या शान की सवारी थी, याद कर बदन में झुरझुरी आने लगी है। झुरझुरी यानी सिहरन से आने लगी है। जिसके यहाँ खाना था वहाँ पहुँचा। बातचीत में समय का ध्यान ही नहीं रहा, देर हो गई। याद आया कि बाबूजी आ गए होंगे, यानी शास्त्री जी जो है अब अपने ऑफिस से सारा काम निपटा कर और घर आ गए होंगे, है ना। क्योंकि प्रधानमंत्री को भी बड़े काम रहते हैं ऑफिस में। वापस घर आ फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी। अब उन्हें पता था कि देर हो चुकी है, पिताजी आ चुके होंगे, तो उन्होंने जो अपना गेट है घर का उसके पहले ही गाड़ी रोक दी। उतर कर गेट तक आए चलकर और संतरी को हिदायत दी, ने संतरी यानी कौन? जो वॉचमैन होता है, पहरेदार, उसको हिदायत दी, ने सूचना दी, यह सैल्यूट वैल्यूट नहीं, बस धीरे से गेट खोल दो। वह आवाज़ करे तो उसे बंद मत करो, खुला छोड़ दो। यानी अगर गेट खोलोगे तो गेट का आवाज़ आएगा, फिर उसको वापस से बंद मत करना, नहीं तो आवाज़ आएगा तो पिता जाग जाएंगे। और तुम हमें सैल्यूट वैल्यूट भी मत करना, क्योंकि जब तुम पैर
पटकोगे सैल्यूट करने के लिए तो उस आवाज़ से भी पिताजी की जो नींद है वो खुल जाएगी। बाबूजी का डर, वह खटपट सैल्यूट मारेगा तो आवाज़ होगी और फिर गेट की आवाज़ से बाबूजी हम लोगों के लौटने का अंदाज़ा लगा लेंगे। उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितने बजे आए थे, है ना, इस बात का अंदाज़ा जो है वो लगा लेंगे। इसलिए वे बेकार में पूछताछ भी करेंगे। फिर अभी बात ताज़ा है, वो बोले अभी रात के समय अभी अभी हम आए हैं तो बात जो है ताज़ा है, सुबह तक बात में पानी पड़ चुका होगा, यानी रात बीती बात बीती हो जाएगी, यानी जो भी बात है उसमें वो ठंडी पड़ जाएगी। संतरी से जैसा कहा गया उसने वैसा करा और दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुसा और जैसा उन्होंने पहरेदार से कहा उसने वैसा किया। और फिर ये लोग क्या किए, इन्होंने धीरे से जो है पीछे के दरवाजे से, किचन की तरफ से जो दरवाजा है उसमें से अंदर घुस गए। जाते ही अम्मा मिली। अब अंदर गए तो उनकी मम्मी जो है वहाँ पर थी। पूछा बाबूजी आ गए? कुछ पूछा तो नहीं, यानी सुनील ने पूछा तो अम्मा बोली हाँ आ गए, पूछा था मैंने बता दिया। आगे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। अब सुनील समझ गए कि माँ ने बता दिया होगा कि बाहर गए हुए अभी तक नहीं आए। यह जानने सुनने की कि बाबूजी ने क्या कहा, फिर हिदायत दी कि सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा। अब जो है उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ी माँ जी से पूछने की कि क्या बात हुई, क्या बोले बाबूजी। बल्कि वो जाते से डर गए तो जाते समय जो है माँ को बोल गए कि सुबह जो है किसी को भी कमरे में मत भेजना हमारे, क्योंकि अब रात को देर हो गई है तो सुबह तक देर तक सोएंगे। अब बोल रहे हैं कि रात को देर हो गई, सुबह देर तक सोना होगा, यानी सुबह जो है हम देर तक सोएंगे। अब सुबह 5:30 पौने 6 किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। सुबह के 5:30 पौने 6 हुए थे, दरवाज़ा बजा। नींद टूटी, मैंने बड़ी तेज आवाज़ में कहा देर रात को आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोने दो। तो सुनील जो है वो बोले कि मुझे अभी सोने दो। यह सोचकर कि कोई नौकर चाय लेकर आया होगा जगाने, लेकिन दरवाजे पर दस्तक फिर हुई। दरवाजे पर फिर से ठक ठक हुई। दस्तक यानी दरवाज़ा बजाना, है ना। झुंझलाता, जोर से बिगड़ने के मूड में दरवाजे की तरफ बड़बड़ाता हुआ वो झुंझला गए सुबह सुबह, है ना, गुस्सा हो गए और जो है बड़बड़ाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़े। दरवाज़ा खुला, पाया बाबूजी खड़े हैं। हमें कुछ न सूझा। अब बोले देखा जैसे बाबूजी को तो हमको कुछ सूझा ही नहीं। माफ़ी मांगी, बाबूजी से सॉरी कहा कि बेध्यानी में बात कह गया हूँ। वो बोले कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि आप भी हो सकते हैं दरवाजे पर, तो बेध्यानी में जो है मैं ये बात भूल गया हूँ। वे बोले कोई बात नहीं, आओ आओ हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं। हमने कहा यानी सुनील ने कहा कि ठीक है, बस जल्दी जल्दी हाथ मुँह धो चाय के लिए टेबल पर जा पहुँचे। लगा उन्हें सारी राम कहानी मालूम है। और फिर उन्होंने मन ही मन सोचा कि पिताजी को जो है सारी बात जो है रात की मालूम हो गई, पर उन्होंने कोई तर्क नहीं किया, न कुछ जाहिर होने दिया। उनके चेहरे से लग तो रहा था कि उन्हें सब कुछ मालूम है, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई भी तर्क नहीं दिया, मतलब कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया कि तुम गाड़ी क्यों लेके गए थे, ये वो नहीं, ऐसा जाहिर होने दिया कि उनको सब कुछ मालूम है। कुछ देर चाय पीते पीते बोले अम्मा ने कहा तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते हो रात बड़ी देर से आए, कहाँ चले गए थे। अब देखिए यहाँ पर ये पकड़ा गए, क्योंकि इन्होंने जैसे ही बोला कि रात देर से आए हैं अभी सोने दो, तो अम्मा ने तो बल्कि ये बोल दिया था कि बच्चे आ गए हैं घर पे सो गए। परंतु अब यहाँ पे बच्चों को जब पिता ने ये बोला तो क्या हुआ, जवाब दिया हाँ बाबूजी एक जगह खाने पर गए थे। अच्छा हाँ, अम्मा ने कहा तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते हो रात बड़ी देर से, कहाँ चले गए थे। तो जवाब दिया सुनील ने हाँ बाबूजी एक जगह खाने पर चले गए थे। तो उन्होंने आगे प्रश्न किया लेकिन खाने पर गए तो किससे, जब मैं आया तो फीएट गाड़ी तो गेट पर खड़ी थी, गए कैसे, यानी फीएट गाड़ी से तुम जा सकते थे या तुम वही लेकर जाते हो हमेशा, फिर तुम किस तरीके से गए। तो इसलिए कहना पड़ा हम इम्पाला शेवरलेट लेकर गए थे। उनको ये बताना पड़ा कि हम जो है आपकी जो बड़ी वाली गाड़ी वो लेकर गए थे। बोले ओहो, तो आप लोगों को बड़ी बड़ी गाड़ी चलाने का शौक़ है। बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग न के बराबर करते थे, यानी बहुत कम यूज़ करते थे, और वह किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही निकलती थी, यानी कोई राज्य में उस स्टेट में कोई गेस्ट आ जाए गवर्नमेंट का तो ही निकलती थी। उनकी बात सुन मैंने अनिल भैया की तरफ देख आँख से इशारा किया। मैं समझ गया था कि यह इशारा इजाज़त का है, अब हम उसका आए दिन प्रयोग कर सकेंगे। यानी उन्हें लगा कि पिताजी ने यह कहा कि ओहो अब तुम्हें बड़ी गाड़ी चलाने का शौक़ है, इसका मतलब है कि अब हम जो है उस गाड़ी को अधिकतर चला पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे। लेकिन चाय ख़त्म करके उन्होंने कहा सुनील ज़रा ड्राइवर को बुला दीजिए। अब उन्होंने ड्राइवर को बुलवाया और उससे पूछा तुम लॉग बुक रखते हो ना। लॉग बुक यानी दैनिक की एक डायरी टाइप की रहती है जिसमें कि रोज़ का हिसाब रखा जाता है। तो उसने कहा, ड्राइवर ने कि हाँ हाँ मैं उत्तर दिया। उन्होंने कहा एंट्री करते हो तो कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई। तो वह जो ड्राइवर है वो बोला 14 किलोमीटर। तो उन्होंने हिदायत दी, यानी उन्हें सूचना दी कि उसमें लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग, यानी पर्सनल यूज़ के लिए वो गाड़ी का 14 किलोमीटर तक 14 किलोमीटर तक का यूज़ किया गया। तब भी उनकी बात हमारी समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने अम्मा को
फिर उन्होंने अम्मा को क्या कहा, अम्मा को बुलाने के लिए कहा। अभी पहले उन्होंने पूछा कि भाई इतने किलोमीटर गाड़ी चली है तो निजी उपयोग में लिख दो, बाद में सुनील से बोले कि अम्मा को बुला लो। अम्मा जी के आने पर वे बोले, यानी बहादुर शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी बोले अपनी पत्नी से कि सहाय साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दे। जो इनके निजी सचिव थे ना, पर्सनल सेक्रेटरी, उनसे कहलवा देना कि 60 पैसे प्रति किलोमीटर, यानी 60 पैसे पर लीटर उस समय पेट्रोल का हिसाब जो है इस तरीके से उन्होंने बताया। उस समय कितना सस्ता पेट्रोल था, है ना, इस हिसाब से पैसे जमा करवा दे। यानी 60 पैसे 14 किलोमीटर के 14 × 6, इतना जो उनका कहना था कि हम और अनिल भैया वहाँ रुक नहीं सके। जो रुलाई छुटी तो वह कमरे में भागकर पहुँचने के बाद भी काफ़ी देर तक बंद नहीं हुई। दोनों ही जन देर तक फूट फूट कर रोते रहे, फूट फूट कर यानी जोर जोर से रोते रहे। तब उन्हें समझ में आई कि अरे हमारे से क्या गलती हो गई है। आपसे यह शान के तहत नहीं कह रहा। अब यहाँ जो सुनील है वो बोल रहे हैं कि ये मैं आपको अपनी शान बताने के लिए, अपने बाबूजी की शान बताने के लिए नहीं करा, पर इसलिए कि ये बातें अब हमारे लिए आदर्श बन गई। वो बोल रहे हैं ये जो बातें बीत गई है और इनसे जो हमने सीखा ये हमारे लिए आइडियल बन गई है, आदर्श बन गई है। सक्रिय राजनीति में आने पर, यानी सुनील शास्त्री जो वो भी बाद में जो है एक्टिव पॉलिटिक्स में आए, तो उन्होंने कहा सक्रिय राजनीति में आने पर सरकारी पद पाने के बाद क्या उसका दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझ में हो सकती है। बोले जब मैं खुद भी राजनीति में आया तो मुझे जो भी सरकारी पद पाने के बाद में जो भी चीज़ें मिली उसकी हिम्मत मैं कभी भी नहीं कर सकता। जो मेरे पिता ने जो मुझे शिक्षा दी है उसके कारण मैं उसका दुरुपयोग अर्थात मिसयूज़ कभी भी नहीं कर सकता। आप ही सोचिए, मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा आप हमें साइकिल से भेजते हैं, पानी बरसने पर रिक्शे से स्कूल भेजते हैं, फिर कितने ही दूसरे लोगों के लड़के सरकारी गाड़ी से आते हैं। यानी वो बोलते हैं कि दूसरे बच्चे तो सरकारी गाड़ी से आ जाते हैं और आप हमको रिक्शा से या साइकिल से भेजते हैं। वे छोटे हैं, उन्हें कलेजा चीर कर नहीं बता सकता, समझाने की कोशिश करता हूँ। वो बोलता है कि सुनील शास्त्री वो बोलते हैं मैं उन्हें कलेजा चिरकर नहीं बता सकता कि मैं उन्हें क्यों रिक्शा से भेजता हूँ या क्यों मैं उन्हें साइकिल से भेजता हूँ, पर उन्हें मैं समझाने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। जानता हूँ मेरा यह समझाना कितना कठिन है, फिर भी समय होने पर कभी कभी अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ। अब वो बोलते हैं कि ये समझाना बच्चों को आज के समय में कि मैं तुम्हें क्यों नहीं छोड़ता सरकारी गाड़ी से बहुत कठिन है, पर फिर भी जब जब मुझे मौका मिलता है मैं अपनी स्वयं की गाड़ी से बच्चों को स्कूल में छोड़ देता हूँ। अपना सरकारी ओहदा छोड़ कर आया हूँ। अब राजनीति में आने के लिए उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। उन्होंने कहा अपना सरकारी ओहदा यानी सरकारी पोस्ट छोड़कर आया हूँ और आपके साथ यह सब फिर जिक्र कर तनिक ताज़ा और नया महसूस करना चाहता हूँ। बोले अब मैं आपके साथ में मेरे पिताजी के बारे में बात करके, उनके बारे में सब बातें बता के, जो जो मुझे अच्छी लगी, जिनसे मैंने सीख ली अपने जीवन में, वे बातें बताकर थोड़ा तनिक यानी थोड़ा ताज़ा महसूस करना चाहता हूँ, फ्रेश महसूस करना चाहता हूँ। कोशिश करता हूँ नींव को पुनः संजोना संवारना कि मेरे मन का महल आज के इस तूफानी झंझावत में खड़ा रह सके। देखिए कितनी सुंदर लाइनें। वो बोलते हैं कि मैं नींव को पुनः संजोना संवारना चाहता हूँ, यानी पिताजी जो है उनके जीवन में नींव के समान थे, नींव के पत्थर के समान थे, तो उनकी यादों को मैं फिर से संजोना चाहता हूँ, संवारना चाहता हूँ, ताकि आज के समय में मेरे मन का जो महल है वो आज के समय के इस तूफानी झंझावट में, आज के समय की आंधी तूफान में जो है खड़ा रह सके, ढह न जाए। कहीं मैं जो है सरकारी चीज़ों का दुरुपयोग न करने लगूँ या मेरे अंदर भ्रष्टाचारी न आ जाए। इसलिए मैं उन सब पिताजी द्वारा सिखाई हुई बातों को नींव का पत्थर समझता हूँ और उन्हें संजोने संवरने की कोशिश अभी भी करता रहता हूँ। याद आते हैं बचपन के वे हसीन दिन, वे पल जो मैंने बाबूजी के साथ बिताए। वे अपना व्यक्तिगत काम मुझे सौंप देते थे, यानी पर्सनल काम, और मैं कैसा गर्व अनुभव करता था, यानी कितना सम्मान का अनुभव करता था, है ना। एक होड़ यानी कॉम्पिटिशन, एक होड़ थी जो हम भाइयों में लगी रहती थी, किसे कितना काम दिया जाता है और कौन उसे कितनी सफाई से करता है। एक दिन बोले, यानी कौन बोले, लाल बहादुर शास्त्री जी बोले कि सुनील मेरी अलमारी बेतरतीब हो रही है, बेतरतीब हो रही है यानी अस्त व्यस्त हो रही है, तुम उसे ठीक कर दो और कमरा भी ठीक कर देना। मैंने स्कूल से लौटकर वह सब कर डाला। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था कि बाबूजी ने मुझे बुलाया, पूछा तुमने सब कुछ बहुत ठीक कर दिया, यानी अच्छे से अलमारी वगैरह जमा दिए, मैं बहुत खुश हूँ, पर मेरे कुर्ते कहाँ हैं। तो मैं बोला वे कुर्ते भला
वो कुर्ते वे तो यहाँ कोई यहाँ से फट रहा था, कोई वहाँ से, मैंने वे सब अम्मा को दे दिए हैं। उन्होंने बताया मैंने तो वो सारे जो कुर्ते हैं आपके वो सब अम्मा को दे दिए, सब फट रहे थे। उन्होंने पूछा यह कौन सा महीना चल रहा है? मैंने जवाब दिया अक्टूबर का अंतिम सप्ताह यानी अक्टूबर महीना। उन्होंने आगे जोड़ा अब नवंबर आ जाएगा, जाड़े के दिन होंगे यानी ठंड के दिन, तब ये सब काम आ जाएंगे, क्योंकि ऊपर से कोट पहन लूँगा ना, यानी फटे हुए कपड़े ऊपर से कोट पहन लेंगे तो अंदर से फटे हुए कपड़े जो है वो दिखाई नहीं देंगे, है ना। तो मैं देखता रह गया। अब जो सुनील शास्त्री जी बोले मैं तो देखता ही रहेगा, हक्का बक्का रह गया। देश के प्रधानमंत्री इस तरीके से बोल रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं बाबूजी? वे कहते जा रहे थे ये सब खादी के कपड़े हैं बेटा, बड़ी मेहनत से बनाए हैं बिनने वालों ने, यानी चरखा चलाने वालों ने इसे बड़ी मेहनत से बनाया है। इसका एक एक सूत काम में आना चाहिए, सूत यानी धागा, इसका एक एक धागा जो है वो काम में आना चाहिए, क्योंकि ये जो कपड़ा है कोई मामूली कपड़ा नहीं, बड़ी मेहनत से चरखे पे काट निकालने के बाद में इसको बनाया जाता है। यही नहीं, मुझे याद है मैंने बाबूजी के कपड़ों की तरफ ध्यान देना शुरू किया। अब इसके बाद में उन्होंने बाबूजी के कपड़े की तरफ ध्यान देना शुरू किया कि उन्होंने कभी इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया कि हमारे पिताजी अंदर से कभी कभी फटे हुए कुर्ते भी पहन लेते या कुछ। उन्हें लगा कि प्रधानमंत्री है तो फिर बस बड़ी शान से रहते होंगे और बहुत अच्छे से रहते होंगे। तो अब उन्होंने ध्यान देना शुरू किया कि क्या पहनते हैं, किस किफ़ायत से रहते हैं, यानी कितने कम खर्च में वो अपना सब चलाते हैं। मैंने देखा था, अभी सुनील शास्त्री जी बोल रहे हैं कि मैंने देखा था कि एक बार उन्होंने अम्मा को फटा हुआ कुर्ता देते हुए कहा था इनके रुमाल बना दो, यानी अब जो कुर्ते अतिशय फट गए, बहुत ज़्यादा फट गए, अब उनको बिल्कुल ही पहना नहीं जा सकता था, तो फिर उन्होंने उनकी पत्नी को देते हुए कहा था कि अब जो है इनके जो कपड़े बचे हैं उनमें से रुमाल बना दीजिए। यानी वो कितना अच्छा कपड़ों का यूज़ करते थे, वह फटने के बाद भी पहन लेते थे और जब बिल्कुल पहनने लायक न हो तो उनका रुमाल के रूप में भी इस्तेमाल कर लिया करते थे। बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था, मतलब उनका जो व्यक्तित्व था वो अपने किसी भी व्यक्ति को आकर्षित कर देता था, अट्रैक्टिव व्यक्तित्व था उनका। वे अगर सीधे से कहते सुनील तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए, तो शायद वह बात कभी भी मेरे मन में घर नहीं करती। यानी सीधे से बोल देते कि खादी से प्यार करो, तो बच्चे समझते नहीं है, बच्चे बोलते अरे प्रधानमंत्री और हमें इस तरीके की बात बोल रहे हो, है ना। पर बात कहने के साथ साथ उनके अपने व्यक्तित्व का आकर्षण था, उनकी पर्सनालिटी थी, उसका जो अट्रैक्शन था जो अपने में सामने वालों को बांध लेता था, यानी किसी को भी उस बांध लेने की, घेर लेने की उनमें क्षमता थी। वह स्वतः उन पर अपना सब कुछ निछावर करने पर उतारू हो जाता था। जिससे वह बात करते वो व्यक्ति इतना धन्य महसूस करता, अपने आप को इतना सम्मानित महसूस करता कि वो अपने कुछ भी लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर निछावर करने के लिए तैयार हो जाता। ऐसा व्यक्तित्व लाल बहादुर शास्त्री जी का था। निछावर करना यानी बलिदान करना, ठीक है। अम्मा बताती है, यानी अब उनकी माँ बताती है, हमारी शादी में चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आए थे, लेकिन जब हम विदा होकर रामनगर आए तो वहाँ उन्हें मुँह दिखाई में गहने मिले। यानी ससुराल में जब लाल बहादुर शास्त्री जी के घर में उनको जो है गहने मिले, सभी नाते रिश्तेदारों ने कुछ न कुछ दिया था मुंह दिखाई में। जिन दिनों हम लोग बहादुरगंज के मकान में आए, यानी जहाँ वे पहले रहते थे बहादुरगंज के मकान में, उन्हीं दिनों तुम्हारे बाबूजी के चाचा जी को कोई घाटा लगा था। यानी बाबूजी के चाचा जी यानी इनके चाचा ससुर है ना, सुनील शास्त्री की माँ के, यानी लाल बहादुर शास्त्री जी की पत्नी के चाचा ससुर, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी के जो चाचा जी वो व्यापार करते थे और उन्हें घाटा लगा था। किसी तरह से बाकी का रुपया देने की जिम्मेदारी हम पर आ पड़ी। अब बात घूम फिर ऐसी हो गई कि अब वो पैसा कैसे चुकाया जाए, तो उन्होंने जो है लाल बहादुर शास्त्री जी से बात की और इन्होंने जो है पैसे चुकाने के लिए हामी कर दी। बात क्या थी उसकी ठीक से जानकारी लेने की ज़रूरत हमने नहीं सोची और नहीं इसके बारे में कभी पूछताछ की। यानी उनकी पत्नी ने कभी शास्त्री जी से ये नहीं पूछा कि भाई किस तरह का घाटा हुआ, कौन सा व्यापार करते थे, क्या है क्या नहीं, कुछ पंचायत नहीं की। और एक दिन तुम्हारे बाबूजी ने दुनिया की मुसीबतों और मनुष्य की मजबूरियों को समझाते हुए जब हमसे गहनों की मांग की तो क्षण भर के लिए हमें कुछ वैसा लगा और गहना देने में तनिक हिचकिचाहट महसूस हुई, पर यह सोचा कि उनकी प्रसन्नता में ही हमारी खुशी है और हमने गहने दे दिए। और भले एक दिन जब बाबूजी ने हमको बताया कि दुनिया कैसी होती है, लोगों को दुनिया में किन किन तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और मनुष्य की मजबूरियाँ कैसी होती है, कभी कभी इतना मजबूर हो जाता है मनुष्य कि किसी से उसको मदद भी मांगना पड़ती है। और इसीलिए जो है मेरे चाचा जी ने मुझसे इस तरीके से मदद मांगी और ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी मदद करें। और जब उन्होंने गहनों की मांग की तो जो शास्त्री जी की पत्नी वो थोड़ी सी झिझकने लगी, हिचकिचाहट यानी झिझक महसूस हुई उन्हें कि कैसे दे दें हम इतने गहने, है ना। परंतु
फिर उन्होंने यह सोचा कि उनकी प्रसन्नता में ही हमारी खुशी, यानी पति की खुशी में ही हमारी खुशी है, और हमने गहने दे दिए, यानी जितने गहने थे सब दे दिए, केवल टीका नथुनी बिछिया रख लिए, टीका सिर पर लगाने के लिए, नथुनी नाक में पहनने के लिए, और बिछिया जो पैरों में उंगलियों में पहनी जाती है वो, वे हमारे सुहाग वाले गहने थे, यानी इनको सुहाग के गहने माना जाता है। उस दिन तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, पर दूसरे दिन वे अपनी पीड़ा न रोक सके, यानी लाल बहादुर शास्त्री जी दूसरे दिन वैसे तो बड़े दुखी हो गए थे, पर उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरे दिन पत्नी के पास आकर बोले, जब तुम मिर्ज़ापुर जाओगी तो लोग गहनों के संबंध में पूछेंगे, तब क्या कहोगी? तो हम मुस्काई और कहा, यानी उनकी पत्नी ने कहा, उसके लिए आप चिंता न करें, हमने बहाना सोच लिया, हम कह देंगी कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहने छोड़ दिए, क्योंकि गांधी जी ने कहा था ना कि विदेशी सब चीज़ें छोड़ दो, सोना गहना जो तुम्हारे पास है वो दान में दे दो, देश के काम में आए हैं ना, इसके लिए दे दो, तो इसलिए उन्होंने छोड़ दिए। इस पर कोई शंका भी नहीं करेगा। तुम्हारे बाबूजी तनिक देर चुप रहे, यानी शास्त्री जी थोड़ी देर चुप रहे और फिर बोले, तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ है, यानी तुम यहाँ पे बड़ी दुखी हो, इसे मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ, यानी मैं तुम्हें शादी के बाद कोई सुख नहीं दे सका, ये मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था, लेकिन अब जैसा है वैसा है, यानी अब तुम्हारा अच्छी जगह विवाह हो सकता था, शादी हो सकती थी, लेकिन अब हो गया है एक बार, अब मेरे से तो जैसा है वैसा है। तुम्हें आराम देना तो दूर रहा, तुम्हारे बदन के सारे गहने उतरवा लिए। वो बोले, मैंने तुम्हें आराम तो नहीं दिया, बल्कि जो तुम्हारे गहने वहने थे वो भी मैंने उतरवा लिए तुम्हारे बदन के। हम बोली, पर जो असल गहना है वह तो है। उनकी पत्नी बोली कि असली गहना तो मेरा है ना, हमें बस वही चाहिए, और वो हो तुम, तो आप उन गहनों की चिंता न करें। वे पति से बोली, समय आ जाने पर वे फिर से बन जाएंगे, सदा ऐसे ही दिन थोड़ी रहेंगे, अच्छे दिन तो आएंगे, सुख दुख तो सदा ही लगा रहता है। वे उनकी पत्नी ने उन्हें समझाया, और देखिए एक दिन फिर आगे जाकर उनकी जो भविष्यवाणी सिद्ध हुई कि दिन एक जैसे थोड़े रहेंगे, आगे जाके वे जो है भारत के प्रधानमंत्री बन गए। अब ये लाल बहादुर शास्त्री जी, मेरे बाबूजी जो संग्रह है उसमें से इन्होंने इस लेसन को का ये छोटा सा भाग जो है वो लिया गया है। तो विद्यार्थियों, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ईमानदारी की प्रतिमूर्ति यह जो लेसन है खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो, और अगर कोई प्रॉब्लम न भी हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइएगा कि आपको ये लेसन की व्याख्या जो है वो कैसी लगी। और घर में बैठकर अच्छे से सुरक्षित रहिए और पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।